एमपी सेट 2025 का साथियों रिजल्ट आ चुका है और इसमें कहीं ना कहीं 646 विद्यार्थियों ने बाजी मारी है। कई सारे जो विद्यार्थी हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं और कहीं ना कहीं खुशियां मना रहे हैं, और कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं, चयनित नहीं हो पाए हैं, तो वो अभी थोड़ा सा गम की स्थिति में है। मैं उनसे यही कहूँगा, मायूस मत होइएगा, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। आपको अभी यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम देना है और मैं आपकी तैयारी करवाने वाला हूँ, ठीक है? तो टेंशन मत लेना, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। चलिए, अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न उनके दिमाग में भी खड़ा हो रहा है जिनका हो गया चयन, उनके दिमाग में भी खड़ा हो रहा है जिनका चयन नहीं हुआ है, कि आखिर सर कट ऑफ कितना गया है, और कट ऑफ जो गया है वो इतना हाई क्यों गया है। ठीक है, चलो हाई गया है, उसके बाद सर हमारी अप्रोच क्या होना चाहिए आगे के भविष्य में जो एग्जाम होने वाले, चाहे यूजीसी नेट हो चाहे एमपी सेट फ्यूचर में जब होगा, तो हमें कौन सी बातों का ख्याल रखना है, कौन सी बातों का ख्याल नहीं रखना है, वो यहाँ पे मैं आपको कहीं की बताने वाला हूँ। तो चलिए उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आपको जैसे स्क्रीन पर दिख रहा होगा साइड में, यहाँ पर मैंने यहाँ पे एक बहुत ही डेप्थ में एनालिसिस करके आपके सामने लेकर के आया हूँ। इस एनालिसिस के माध्यम से मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मध्य प्रदेश का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है ये बिल्कुल भी लाइट एग्जाम नहीं है। आप कुछ बच्चे मुझे मैसेज करके बोल रहे थे कि सर हमने तो 15 दिन जो है 20 दिन तैयारी की थी, हमारा हो गया, अच्छी बात है, किस्मत ने तुम्हारा साथ दे दिया और कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो 3-3 महीने 4-4 महीने से ही पढ़ रहे थे उनका नहीं हुआ है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे जो है या तो मेहनत में कमी रह गई है या तो कुछ ना कुछ यहाँ पे स्ट्रेटजी में कमी रह गई है। किस्मत तो जाए भाड़ में, मैं नहीं मानता उसको, ये दूसरी चीज है, लेकिन यहाँ पे आपने कुछ ना कुछ यहाँ पे कमी जरूर रखी होगी जिस वजह से नहीं हो पाया। ठीक है, चलिए इसको साइड में रखते हैं, पहले तो ये देखते हैं कि आखिर ये जो एग्जाम है इसका रिजल्ट तो आ चुका है, इस रिजल्ट के आने के पश्चात हमें इससे क्या सीखना चाहिए और इसका कट ऑफ कितना गया है, और भविष्य में अब हमें क्या करना चाहिए। जिनका सिलेक्शन हो चुका है अब वो क्या करेंगे, क्या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है उनको, तो क्या करना चाहिए। तो देखो भाइयों, एमपी सेट जो है ये एक ऐसा एग्जाम है जो आपको योग्य बनाता है, किसके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए। अभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते हो, अभी आपको एपी एग्जाम अलग से रिटर्न एग्जाम देना पड़ेगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू देना पड़ेगा, तब जाके आप एपी असिस्टेंट प्रोफेसर फुल फ्लैजेडली बनोगे, फिर आपकी जो है अकाउंट में सैलरी आएगी 1 लाख रुपए 1.25 लाख रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे समझने ये जरूरी है कि एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसके बाद आपको एलिजिबल कर दिया जाएगा एपी के लिए। अब जिसने यहाँ पे जो है इस सेट एग्जाम में कहीं ना कहीं सिलेक्शन पा लिया है, तो उनको एक कुछ दिनों बाद ई सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो पूरे मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो गए हैं। ठीक है, तो उनका सर्टिफिकेट रहेगा, वो लाइफ टाइम उनको कहीं ना कहीं वैलिड रहेगा। हमारा जो परीक्षा परिणाम आया है इसका एक संक्षिप्त परिचय बता देता हूँ। 13 मई यानी कि आज के दिन ये रिजल्ट आया है। 87 परिणाम ये जारी किया गया है, बाकी 13% अभी भी ओबीसी और यूआर वाला जो है होल्ड पर है, न्यायालयीन निर्णय का वेट हो रहा है, अभी भी आपको पता है। कुल विषय जो है इसमें 13 तारीख के दिन 10 विषयों के रिजल्ट जारी हुए हैं, उसमें हमारा पॉलिटिकल साइंस विषय भी है, तो उसका रिजल्ट भी जारी हुआ है। इसमें चयन का आधार यूजीसी के 6% स्लॉट और मध्य प्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुसार यहाँ पे जो है सीट्स जो है यहाँ पे अलॉट हुई हैं, और बताया जा रहा है कि इसमें लगभग कट ऑफ जो है बहुत अच्छा खासा गया है, नॉर्मल कट ऑफ नहीं गया है। जो हमारे विद्यार्थी जो धुरंधर यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं उन्होंने बाकी बहुत मेहनत की है। ठीक है, बताया जा रहा है कि अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ है, अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो कट ऑफ, ठीक है, ये ओपन कैटेगरी है। ओपन कैटेगरी मतलब मेल और फीमेल दोनों इसमें रहेंगे, और ये सिर्फ फीमेल कैटेगरी है, इसमें फीमेल को यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ओपन कैटेगरी में तो 202 गया है, अगर फीमेल की बात करें तो ये भी 202 के आसपास गया है, ओबीसी की बात करें तो 194 गया है, और ये फीमेल के भी 194 गया है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 184 गया है ओपन कैटेगरी में, और 184 गया है ओपन कहीं ना कहीं यहाँ पे फीमेल के लिए। एससी कैटेगरी अनुसूचित जाति कैटेगरी के 174 गया है, और 172 गया है यहाँ पे महिलाओं के लिए। एसटी के लिए गया है ये 164, ओपन कैटेगरी में 160 गया है महिलाओं के लिए। ठीक है, और फिजिकली हैंडीकैप्ड जो है उनमें अदर हैंडीकैप्ड का 134 हैंडल, ठीक है, यहाँ पे 106, और फिर जो विजुअली हैंडीकैप्ड यहाँ पे जो है वो 124। ठीक है, ये कुछ अलग फिजिकली हैंडीकैप्ड का 134 के आसपास आप मान सकते हो, जो कहीं ना कहीं विजुअली है उनके 124 मान सकते हो, तो इतना कम कट ऑफ गया है इनका। अब यहाँ पे आप एक दिमाग में अप्रोच लेके चलो कि लगभग 101 प्रश्न जिसने करेक्ट किए होंगे ना अनरिजर्व कैटेगरी वालों ने, उनका सिलेक्शन हुआ है। अगर ओबीसी भाइयों की बात करी जाए ना तो उन लोगों ने लगभग जो है कितने प्रश्न, 97 के आसपास प्रश्न करेक्ट हुए करिए होंगे।
किसकी बात करूं मैं, पेपर 1 की भी बात करूं, पेपर 2, दोनों को मिला करके बता रहा हूं, ठीक है, दोनों के योग के साथ बता रहा हूं कि 150 में से अगर आपने 101 करेक्ट किए हैं तो अनरिजर्व का, अगर ओबीसी की बात करें तो उनका लगभग 97 के आसपास उन्होंने करेक्ट किए हैं, तो उनका मिनिमम इतना अगर करेक्ट हुआ है तो उनका सिलेक्शन हुआ है। ईडब्ल्यूएस में बात करें तो यहाँ पर 82 के आसपास, ठीक है, सॉरी 82 बोल रहा हूँ यहाँ पे, 92 के आसपास, 92 के आसपास, ठीक है। और यहाँ पर एससी कैटेगरी 92, मतलब 5 अंक का अंतर आ गया, देखो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बीच में 5 अंक का अंतर आ गया है। और एससी कैटेगरी का देखा जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लगभग 87 के आसपास, ठीक है। और अगर एसटी की कैटेगरी की बात की जाए तो यहाँ पर हो जाएगा ये 82 के आसपास, ठीक है। तो ये ऐसा गया है 101, 97, 92, 87 और 82, ठीक है। उसके बाद अदर हैंडीकैप्ड का आप देख सकते हो यहाँ पे लगभग 7, ठीक है, 67 तक इसका कट ऑफ गया है, ठीक है। तो ये रहा है कट ऑफ का एक प्रकार का कहीं ना कहीं एनालिसिस। यहाँ पे आप देख सकते हो श्रेणीवार अगर हम देखें तो 202 सबसे हाईएस्ट अनरिजर्व का, 194 ओबीसी का, 184 ईडब्ल्यूएस का, 174 यहाँ पे एससी का, 164 यहाँ पे एसटी का। हमने ओपन कैटेगरी की बात की है। यहाँ पे कितने विद्यार्थी अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं, तो स्लॉट वाइज देखा जाए, स्लॉट तो यहाँ पे देखो अनरिजर्व के लिए 179 ही थे स्लॉट, मतलब इतने विद्यार्थियों को सिलेक्ट करना था। ओबीसी को 50 ही सिलेक्ट करने थे, एससी के 111 सिलेक्ट करने थे, एसटी के 145 सिलेक्ट करने थे और ईडब्ल्यूएस के 74 सिलेक्ट करने थे, ठीक है, समझ गए मेरी बात को। लेकिन ओवरऑल समान कुछ कुछ बच्चों के नंबर हो गए, इस वजह से यहाँ पे 206 यूआर के सिलेक्ट हुए हैं, ओबीसी के 92 सिलेक्ट हुए हैं, एससी के लगभग 114 सिलेक्ट हुए हैं, एसटी के 158 सिलेक्ट हुए हैं और ईडब्ल्यूएस के यहाँ पे कितने सिलेक्ट हुए हैं, 76। तो लगभग ऐसे 646 बच्चे पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत यहाँ पे हमारे सेट क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा राजनीति विज्ञान के अभ्यर्थियों का विवरण। ओवरऑल देखा जाए तो सबसे ज्यादा यहाँ पे जो सिलेक्शन हुआ है वो अनरिजर्व कैटेगरी से ही हुआ है। अनरिजर्व कैटेगरी में सभी आ जाते हैं, कुछ कुछ यहाँ पे ओबीसी वाले कैटेगरी के भी होंगे, कुछ यहाँ पे जनरल कैटेगरी के भी होंगे, कुछ यहाँ पे एससी कैटेगरी के भी होंगे, कुछ एसटी कैटेगरी के होंगे। जो स्पेसिफिक ओबीसी रिजर्वेशन वाले हैं वो 92 हैं, स्पेसिफिक एससी रिजर्वेशन वाले हैं वो 114 हैं, एसटी वाले 158 है और ईडब्ल्यूएस वाले 76 हैं। तो टोटल कितने 646 विद्यार्थी यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं। साथ ही यहाँ पे जो ये एग्जाम है कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें उससे ये समझ में आता है कि आपको जो भी पात्रता परीक्षा से अभी कहीं ना कहीं चयन हुआ है या आपका कहीं ना कहीं चयन होने की जो है स्थिति बन गई है या फिर आप जो है उसमें क्वालिफाई हो चुके हो, तो ये एक आपकी जो है प्रतीक्षा सूची जारी करने वाला एग्जाम नहीं है। ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें आपको कोई भर्ती करी जाएगी, ये आपको एलिजिबल करने वाला एग्जाम है। अगर आपने अच्छे नंबर लाए तो आप एलिजिबल हो गए आगे भविष्य में किसके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर देने के लिए, ठीक है। तो इसमें कोई अनुपूरक सूची प्रतीक्षा सूची नहीं है। ये मान लो किसी व्यक्ति ने मान लो अपना पद छोड़ दिया तो तुम्हें मिल जाएगा, तो वेटिंग लिस्ट नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। ई सर्टिफिकेट आपको कुछ दिनों बाद मिल जाएगा, आप वेट करिएगा, महीने भर से ज्यादा नहीं लगेगा, 15 दिन 20 दिन या 1 महीने के अंदर अंदर आपको आयोग की वेबसाइट पर लिंक मिल जाएगी और उस पर जाकर के अपना रोल नंबर डाल करके, अपना एप्लीकेशन नंबर डाल करके, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल करके आप ई सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेना। उसमें लिखा रहेगा कि मिस या मिस्टर ये वो XYZ इनको यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाइड माना जाएगा, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाइड है, मतलब एग्जाम देने के लिए क्वालिफाइड है, ठीक है। परीक्षा प्रणाली में मूल्यांकन, तो पुनर्मूल्यांकन भी नहीं कर सकते हो, पुनर्गणना भी नहीं करवा सकते हो। एक बार आपका जो है रिजल्ट आ गया तो आ गया। उक्त घोषित परीक्षा परिणाम जो है माननीय न्यायालय की याचिकाओं के अंतिम न्यायिक निर्णय के अधीन रहेगा। कुछ भी इशू होता है तो फिर न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा। अब आपको यहाँ पे अंतिम रूप से क्या है, आधिकारिक वेबसाइट का बार बार चेक करते रहना। आधिकारिक वेबसाइट ये है www.mpsc.mp.gov.in। इस पर जाकर के आप अपने जो है ई सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं और ये ई सर्टिफिकेट जो सेट का रहेगा ये आपके लिए लाइफ टाइम रहेगा। आप भविष्य में कभी भी MPPSC के अंतर्गत या MP के अंतर्गत जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है वो कभी भी दे सकते हो। बस एक एज लिमिट होती है, तो वही एज लिमिट 40 साल ओपन कैटेगरी के लिए और महिलाओं के लिए थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन, और वर्किंग जो एक्स सर्विसमैन है या सर्विसमैन कैटेगरी में उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन रहता है, ठीक है। अब हमारा ये आपको ये बताने का है उद्देश्य कि अब आगे क्या, जिन्होंने सिलेक्शन ले लिया अब उनको क्या करना चाहिए। तो मेरी एक सजेशन है उनके लिए कि आपका रिजल्ट चाहे जैसा भी रहा हो कंटिन्यू रखो अपनी तैयारी, चाहे सेट हुआ हो चाहे ना भी हुआ हो तो भी तैयारी रखो।
और दोनों को मैं कहूँगा आप नेट एग्जाम दो। जिनका सेट हो गया तो भी नेट दो, जिनका नहीं हुआ तो भी नेट दो, क्योंकि नेट ऐसा एग्जाम है जो आपको पूरे भारत में एलिजिबल कर देगा आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, तो पहली बात ये, अब जो सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कहीं ना कहीं गाइडेड होना चाहते हैं तो वो सबसे पहले तो मेरा ये ग्रुप ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, क्लिक करके ज्वाइन कर लो फटाफट। बाकी डिटेल्स में इसमें दूंगा कि आपको एक हम कोऑर्डिनेटेड वे समझते हो, मतलब एक पूरी दिशा और दशा कैसी होनी चाहिए पढ़ाई की, वो हम यहाँ पे बताते हैं। वो दिशा और दशा के लिए बहुत अच्छा तरीका होता है आपको पढ़ने का, वो है मेंटरशिप के माध्यम से। इसमें डेली बेसिस पर टारगेट्स रहते हैं, इसमें हम आपको आपके हाल पे नहीं छोड़ते हैं, हम आपके हाल को अपना हाल मान करके बताते हैं कि देखो ये हाल सुधारना है भाइयों बहनों, ये हाल नहीं चलेगा, एग्जाम निकालना है तो ये हाल ठीक करना पड़ेगा। हमने बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे सेट में मेंटरशिप दी है, कई सारे बच्चों का यहाँ पे जो है सिलेक्शन हो चुका है, मैंने ऑलरेडी ग्रुप में डाल दिया है। कई सारे बच्चों के स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो, जाकर के हमारे टेलीग्राम पे देख सकते हो कितने सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है सेट में, तो आप देख सकते हो। आज ही कुछ एस्पिरेंट्स का मुझे कॉल आया जैसे इनका रिजल्ट आया, जैसे अगर मैं याद करूँ तो श्रुति का, महिमा का, इन ऐसे कुछ एस्पिरेंट थे, हमारे रेगुलर एस्पिरेंट थे। और जैसे संजलि हैं, ऑलरेडी पीएचडी कर रखा है उन्होंने, तो उनके मैसेजेस के माध्यम से मुझे लगा वाकई हमारा मेंटरशिप जो प्रोग्राम है फ्रूटफुल था, फलदायी था, और इसी के परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं हमने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी कहीं ना कहीं मेंटरशिप चलाया है, जिससे आप मेंटरशिप के माध्यम से इसको भी अच्छे से, इस असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को भी अच्छे से क्रैक कर सको। ठीक है, और जल्दी से सिलेक्शन पाओ, ये हमारी कहीं ना कहीं मनोकामना है, पूरी उम्मीदें हैं आपसे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स भी मेरे से ले लो, यूजीसी नेट जीआरएफ अगर देना है अभी भी तो उसके नोट्स ले लो, स्टेट सेट अगर पढ़ना है अगली बार का तो वो भी आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस नंबर पर कॉल करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और पूरी डिटेल हम यहाँ पे दे देंगे। तो यहाँ पे हम आपको जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे, थैंक यू नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि यहाँ थैंक यू फॉर्मेलिटी लगता है, शुभकामनाएं दूंगा। और तुम्हारा भाई, तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारा जो भी आप मेंटोर, मार्गदर्शक या शिक्षक जो भी मानना चाहो, वो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा है, चाहे फेल हो चाहे पास हो, ये तो सब जिंदगी के एक हिस्से हैं, इनको हिस्से जैसा ही समझना। हम कहीं ना कहीं साथ रहेंगे, हम आगे पढ़ते रहेंगे इसी तरीके से, तो आप लोग कहीं ना कहीं जुड़े रहिएगा हमसे, जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी है, तो हम उसको मिल करके दूर करेंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।